बहन साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का अपने प्यारे परिवार इनकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो नवीन सरकार नायक फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका पॉलिटी कम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं। हम देखें संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां बनी थी उनको देखेंगे और इन समितियों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं जो इन समितियों से बनने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे से परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट जताएं जिससे कि हम निरंतर इस पर काम करते रहें। और आप लोगों को पता है कि पॉलिटी का यूपीएसआई में कितना महत्वपूर्ण रोल है। ये चीज आप समझ सकते हैं कि पॉलिटी के पिछली बार 16 क्वेश्चन से पूछे गए थे पॉलिटी से। तो पॉलिटी इज बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के लिए। तो उसके लिए भी यहाँ से पॉलिटी आपके अच्छे जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक कराई जा रही है, तो उसके लिए भी आप यहाँ अपने साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। और आप लोगों को पता है कि अभी आपकी हिंदी की क्लास है, कुछ कारणवश डिले हो रही है, लेकिन जल्द ही आने वाली है वो भी। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। वो बात करें संविधान सभा की समितियां। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा के क्या क्या अंग रहे, संविधान सभा की क्या क्या बैठकें हुई, संविधान सभा में क्या क्या चर्चाएं हुई, इन सारी चीजों को हमने देखा था। अब जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान बनाने के लिए छोटी-छोटी कमेटी, बड़ी-बड़ी कमेटी, मतलब समितियों में किसी को कोई काम करने को दे दिया, किसी को कुछ कुछ काम दे दिया, किसी को कुछ काम दे दिया। ऐसे करके धीमे-धीमे उन सब चीज़ों को बाँट दिया गया जिससे कि कम समय में अच्छा कार्य, अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो सके। इस वजह से इन समितियों को बनाया गया था। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि समितियाँ क्यों बनाई गई थी, क्योंकि सब व्यक्ति, यदि किसी के पास कोई डिपार्टमेंट होगा तो वह उस डिपार्टमेंट को अच्छे से सँभाल पाएगा। यदि एक ही व्यक्ति सारे डिपार्टमेंट को सँभालेगा तो शायद उसमें बहुत सारी कमियाँ होंगी। ठीक है? इसी वजह से समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है? अब पहला प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि जो अपनी संविधान सभा थी इसमें कुल कितनी समितियाँ बनाई गई थी? तो ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत कर देते हैं। कोई 11 करता है, कोई 5 करता है, लेकिन इसका सही जवाब है वो है 22। कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें आपकी 8 बड़ी समितियां या फिर बोले प्रमुख समितियां थी और 14 छोटी समितियां। कैसी? 14 छोटी समितियां थी। ठीक है, अब बात करें समिति। सबसे पहले जब कोई नया वर्ड दिखता है तो हमें उसको समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे इसमें नया वर्ड क्या है? समिति। समिति समिति क्या होता है? समिति होता है लोगों का, यहाँ पर समिति का मतलब होता है लोगों का एक समूह। कुछ लोगों का एक समूह जो किसी कार्य को करने के लिए बनाया गया है, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समिति। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर ही। और उसका एक अध्यक्ष, क्या, उसका एक अध्यक्ष भी चुना गया था। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं समितियों की ओर। अगर बात करें समितियों की, कमिटीज की, तो हम लोगों ने क्या देखा था? पहले देखा था कि जो समितियां थी उनको दो भागों में बांटा था, छोटी समितियां और बड़ी समितियां। बड़ी समितियां कितनी थी? तो बड़ी समितियां 8 थी। छोटी समितियां कितनी थी? तो छोटी समितियां आपकी 14 थी। तो ऐसे मिलाकर कुल कितनी समितियां बनी थी संविधान सभा में? तो कुल कितनी समितियां बनी थी? तो कुल आपकी 22 समितियां बनी थी संविधान सभा में। ये चीज क्लियर हुई। ये चीज क्लियर हुई तो अब बढ़ते हैं, बड़ी समितियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें बड़ी समितियों में, तो बड़ी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है जिससे काफी बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है? वो है आपकी प्रारूप समिति। क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण नाम है?
एग्जाम में इनमें से किसी ना किसी एक नाम से पूछा जा सकता है। प्रारूप समिति भी इसी को कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमिटी भी इसी को कहते हैं। क्या? ड्राफ्टिंग कमिटी भी इसी को कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई तो एक बार थंब करके दिखा दीजिए। यदि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ तो एक बार थंब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? जब कोई कमेटी बनाएगी तो उसको कुछ कार्य दिया गया होगा, तो उसका कार्य क्या था? सबसे पहली बात हमें यही समझनी है कि जो प्रारूप समिति बनाएगी थी, इसका कार्य क्या था? इसका जो कार्य था वो था प्रारूप पर विचार करना, किसी चीज को बनाने बने हुए बने हुए बनी हुई चीज का अच्छे से विश्लेषण करना। क्या? किसी भी बनी हुई चीज का अच्छे से विश्लेषण करना ही किसका काम था? प्रारूप समिति का। किसका? प्रारूप समिति का कार्य था किसी भी बनी हुई चीज को अच्छे से विश्लेषण करना, उसमें कमियां ढूंढना और उस कमियों को सुधार करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसके सदस्यों की। तो जो आपकी प्रारूप समिति थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। उनमें आपका एक अध्यक्ष था और एक अध्यक्ष था, बाद बाकी के 6 अलग मेंबर थे। कितने? 6 अलग मेंबर थे, एक आपके अध्यक्ष थे। अगर बात करें प्रारूप समिति की अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष आपके थे बाबा साहब अम्बेडकर, या फिर बोल सकते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब। अब वो 6 अन्य सदस्य कौन-कौन से थे? तो शुरुआत में आपके 6 सदस्य थे, कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और चौथे थे आपके एन एन गोपाल स्वामी अय्यर और पांचवें थे बी एल मित्रा और छठवें थे आपके डीपी खेतान। क्या? डीपी खेतान। लेकिन डीपी खेतान की डेथ हो गई थी बीच में, तो इनकी जगह पर किनको लाया गया था? इनकी जगह पर लाया गया था टीटी कृष्णामाचारी। और बीएल मित्र की तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनकी जगह पर आए थे एन माधव राव। कौन आए थे? एन माधव राव। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है इन दोनों से। किनसे? इन दोनों से। इन दोनों से प्रश्न बनता है कि इनमें से किसी का एक नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इनकी जगह पर कौन आया था? क्या इनकी जगह पर किसको लाया गया था? तो किसको लाया गया था? अगर एन माधव राव की जगह पर कौन आए थे? तो बीएल मित्रा और टीटी कृष्णामाचारी की जगह किसको लाया गया था? किसकी जगह पर आए थे? तो वो आए थे डीपी खेतान। अब प्रश्न एक और यहाँ से इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि डीपी डीपी खीतान की जगह कृष्णामाचारी जी को क्यों लाया गया था? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर हुई तो बढ़ते हैं आगे। अब वो बात करते हैं संविधान का पहला प्रारूप। संविधान का पहला प्रारूप किसने पेश किया था? तो वो किया था बी एन राव ने। किसने? बी एन राव ने। आप सभी को पता है बी एन राव कौन थे? आप सभी को पता है बी एन राव कौन थे? तो जिसको नहीं पता है वो एक बार पिछली वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि बी एन राव को कौन सा पद दिया गया था। क्या? बी एन राव को कौन सा पद दिया गया था संविधान सभा में? ठीक है, अब वो बात करते हैं इस प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बनाते हैं प्रारूप समिति बनी कब? तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसकी जो पहली मीटिंग हुई, प्रथम बैठक, वो आपकी 30 अगस्त 1947 को हुई। और जिसका पहला प्रारूप आया, क्या इसका जो पहला ड्राफ्ट आया, पहला प्रारूप आया, वो आया 21 फरवरी 1948 को। क्या? 1948 को। सेकंड प्रारूप आया इसका अक्टूबर 1948 को। और अंतिम अंतिम प्रारूप आया इसका 4 नवंबर 1948 को। जो ये आपका अंतिम प्रारूप आया, यहाँ तक
इसमें कुल कितने संशोधन किए गए थे? कितने? एक तो इसमें कुल संशोधन किए गए थे 2473 संशोधनों के बाद में यह फाइनल लास्ट प्रारूप सबमिट किया गया और इनको इनको इन चार इन तीन ड्राफ्ट को प्रस्तुत करने में कुल कुल बनाने में या प्रस्तुत करने में या फिर इन पर विचार करने में कुल 141 कितनी कुल 141 बैठकें हुई थी। कितनी? कुल 141 बैठकों के उपरांत उपरांत इसको तैयार किया गया था। कितने संशोधन हुए थे तब जाके ये फाइनल आया? तो 2473 2473 संशोधन के बाद बात करते 17 अक्टूबर 1949। महत्वपूर्ण तिथि है। एग्जाम में कई बार सीधा तरीके से पूछा जा सकता है कि जब ये अंतिम प्रारूप आया तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कल कि जब 29 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनकर तैयार हो गया तब इसका कुछ कुछ आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया गया था। तो कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो आप सभी को पता है कि कुल 16 आर्टिकल लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई। तब उसी में एक आर्टिकल था आपका 393। 393 किससे संबंधित है? 393 संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। क्या? संविधान के नाम से। और भारतीय संविधान का नाम क्या क्या कहा गया? भारतीय संविधान को कहा गया भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह नाम दिया गया किसको? भारतीय संविधान को। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जब बी एन राव यहाँ तक समझने से पहले हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा, तब ये चीज हमें क्लियर होगी। जब बी एन राव ने अपना एक कुछ कमेटियों के द्वारा कुछ सदस्यों के द्वारा 60 देशों कितने 60 देशों के संविधान पढ़ी 60 देशों के संविधान पढ़ी और उन्होंने एक प्रारूप प्रस्तुत किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसको पेश किया जिसमें आपके 200 243 आर्टिकल से थे। कितने? 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी 13 अनुसूचियां थी। लेकिन अंततः इसमें बहुत सारी कमियां होने के कारण इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या? इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया या फिर इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई या इसको अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये सारे प्रारूप आए। फिर अंत में आपका 17 अक्टूबर 1949 को यह सारी चीजें को एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी क्रम में बढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब ये संविधान सभा में चुने गए थे तब यह कहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से, कहाँ की विधानसभा से चुने गए थे? कहाँ की विधानसभा से चुने गए थे? तो आप सभी को पता है कि ये चुने गए थे संविधान सभा के लिए। बाद में बाद में बाद में इन्हें बम्बई की पूना सीट से बाद में इन्हें बम्बई की पूना सीट से हरा मतलब जिताया गया, कारण बस क्योंकि इन्हें संविधान सभा में शामिल करना था। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक इमेज देखेंगे। हाँ, आप लोग ये चीज देख पा रहे होंगे कि जो ये जगह है बांग्लादेश की, यह पहले भारत में हुआ करती थी। ठीक है, भारत में हुआ करती थी। इसको बोलते हैं खुलना 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 से ये जीते थे। लेकिन जब वो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो 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 जगह पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया और भारत को अलग कर दिया। तो इनकी सीट ये कहां से जीते थे? ये तो जीते थे पाकिस्तान से। तब इनको इनको यदि भारत की संविधान सभा में रखना था तो इन्हें भारत की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर किसी भी विधानसभा का चुनिंदित सदस्य होना चाहिए था। तो इसी कारणवश इनको कहां से? पूना से
पूना से जिताया गया या पूना से जिताया गया? और आप सभी को पता है बाद में जाकर यह पूर्वी पाकिस्तान आपका 1971 में बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। क्या बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया? यही चीज आपको क्लियर हुई? तो हम लोग आते हैं वापस यहाँ पर। अब जो पुणे की सीट थी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा त्याग दिया वो दिया एम आर जयकर ने। क्या एम आर जयकर ने, जो यहाँ के सदस्य थे, उन्होंने यहाँ त्याग पत्र दिया। फिर यहाँ पर बंबई से अंबेडकर जी को, किसको? अंबेडकर जी को जिताया गया। अब बढ़ते अगले दूसरी समिति पर, आपके संघ शक्ति समिति। तीसरी है आपकी संघीय संविधान समिति और चौथी है राज्यों से संबंधित समिति। क्या? राज्यों से संबंधित समिति। अगर बात करें संघ, संघ का मुखिया किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को। ज्यादातर अधिकार किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास। राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, थे ना? तो जो आपके संघीय थी, जो संघ शक्ति थी, राज्यों से संबंधित जो नियम कानून थे, वो कौन बनाएगा? तो वो बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इन समितियों के अध्यक्ष कौन हुए? तो वो हुए जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन सी सब है? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति या राज्यों से संबंधित समिति। ठीक है। ये अब पढ़ते हैं अगली समिति पर। आपके अगली ये पांचवी नियम एवं प्रक्रिया समिति। फिर है संचालन समिति। कौन सी? संचालन समिति। तो अब इनको याद कैसे करें? आपको पता है क्या? जब कोई कानून बनता है तो कौन बनाता है? राजा। कौन बनाता है? राजा। और और संचालन करने का आदेश कौन देता है? उसको सुचारू रूप से चलाने का आदेश कौन देता है? वो कौन देता है? राजा। राजा से हम समझ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या? राजेंद्र प्रसाद। नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो वो हुए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं अगली समिति के ऊपर। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। आपके आपकी कोई अधिकार है, मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है। क्या? मूल अधिकारों का कोई हनन कर रहा है और अल्पसंख्यकों को कोई दबा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति आप अल्पसंख्यक हैं और आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सबसे पहले किससे सलाह लेना चाहेंगे? किससे सलाह लेना चाहेंगे? तो अपने बड़े भाई से सलाह लेना चाहेंगे। उससे कहेंगे कि भाई बता, मेरे को अब क्या करना चाहिए? मेरे को अब क्या करना चाहिए इस बारे में बताओ मेरे को। इसका अध्यक्ष कौन हुआ? भाई से समझ लो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, बड़े भाई पटेल, बड़े भाई पटेल। ठीक है। अब यहाँ से जो ये समिति बनी थी आपकी, इसके लिए वल्लभ भाई पटेल के लिए दो समितियों, मूल अधिकारों के से संबंधित दो समितियों का भी, दो उप समितियों का गठन किया गया। इसमें आपकी पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष बने जे.वी. कृपलानी और दूसरी समिति थी आपकी अल्प अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो बढ़ते हैं आगे। और आपकी अंतिम बड़ी समिति थी, वो थी प्रांतीय संविधान समिति। कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति। अब वो प्रांतीय, आप सभी को पता है कि जो देशी रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का काम किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? बड़े भाई को मतलब वल्लभ भाई पटेल जी को। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। प्रांतों को इकट्ठा करने के लिए किसको बनाया गया? वो बनाया गया पटेल जी को। फिर आती है कुछ महत्वपूर्ण छोटी समितियां जो एग्जाम में सीधे तरीके से पूछी जाती है और इनसे डायरेक्टली प्रश्न भी बनते हैं। जैसे आपकी पहली है राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज ध्वज तदर्थ समिति, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो झंडा समिति। कौन सी?
झंडा समिति। वो झंडा, झंडे की बात करें तो आपके मन में आना चाहिए झंडा क्या था? तो तिरंगा। तिरंगे की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या रहा है? तो इसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है, वो है आपका 2:3। कई बार डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा भी गया है क्या? कई बार डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। यहाँ से पहली चीज़, इस जब ये समिति बनी, झंडा समिति, तो इसके जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इसका जो तिरंगा था इसका जो लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बना, वो बनाया गया 2:3 का। और इसके बीच में जो अशोक चक्र होता है क्या? जो अशोक चक्र होता है उसमें कुल कितनी तीलियाँ होती हैं? तो उसमें कुल 24 तीलियाँ होती हैं, जो जो पूरे दिन के 24 घंटे, 24 हावर्स को दर्शाती हैं, क्योंकि यह निरंतर चलता रहता है। यह किसी के लिए रुकता नहीं है क्या? यह किसी के लिए रुकता नहीं है। यह दर्शाता है कि हमारा देश 24 घंटे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मसंयम, आत्मबल पर है, वह किसी के लिए नहीं रुकेगा। फिर आता है आपका ध्वज संहिता। ध्वज संहिता आपकी कब आई? तो आई है आपकी 2002 में। इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसको लाने की ज़रूरत तब पड़ी, एक केस आया था, नवीन जिंदल बनाम बनाम दिल्ली हाई कोर्ट केस। क्या? नवीन जिंदल बनाम दिल्ली हाई कोर्ट केस। इसमें इसमें इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने पहले क्या था, पहले पहले जो ध्वजारोहण था, तिरंगा फहराने या फहराने का जो काम था, वो हर एक नागरिक को नहीं था, अधिकार हर एक नागरिक को नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण नागरिकों के पास था और कुछ महत्वपूर्ण समय पर, कुछ महत्वपूर्ण टाइम, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर ही तिरंगे को फहराया जा सकता था। लेकिन बाद में जब ये केस आया, तो इस केस में हाई कोर्ट ने, इन्होंने मुकदमा दायर किया और कहा कि यह गलत है, यह मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। मेरी स्वेच्छा है कि हम अपने देश के देश के तिरंगे को, देश के झंडे को अपने अपने अ, अंतरात्मा के हिसाब से जब चाहे तब फहरा सकते हैं। क्या? जब चाहे तब फहरा सकते हैं, वह हमारा मौलिक एक अधिकार है। क्या? वह हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने देश प्रेम को दर्शाने के लिए इस चीज को कभी भी कर सकते हैं। क्या? कभी भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस जब इन्होंने ये चीज दायर की, तो इस पर काफ़ी बहस हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको इसको निरस्त कर दिया। क्या? इसको निरस्त कर दिया गया। फिर यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या? सर्वोच्च न्यायालय में यह केस गया और इस सर्वोच्च न्यायालय ने 23 फरवरी 2004 में 23 फरवरी 2004 में फैसला सुनाया कि यह देश के नागरिक, यह देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। वह अपनी स्वेच्छा से जब चाहें तब तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगा झंडा, देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। यह उनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई कोई दबाव नहीं रहेगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। लेकिन जब ये चीज़ दे दी गई, तब फिर एक ऑब्जेक्शन और उठ के आया, वो ये आया कि इस तरीके से तो अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी करेंगे लोग। क्या? अपमान भी करेंगे, उसको फाड़ेंगे, उसको जलाएँगे, उसके साथ गलत तरीके से उसका अनावरण भी करेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक कानून आया। क्या? एक कानून बनाया गया। वो कानून कौन-सा था? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम। यह अधिनियम बनाया गया कब? 1971 में। और इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान, भारतीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान, नेशनल एंथम को यदि कोई अपमानित करता है, तो इस अधिनियम के तहत उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
और इसी प्रकार का एक आपको मूल कर्तव्य में भी आपका मूल कर्तव्य भी देखने को मिलता है इसी वजह से, ठीक है? वो बात करते हैं 2 चीज़ें, जो अपना ध्वज होता है, वह 2 तरीके से हम उसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं ध्वजारोहण या फिर तिरंग झंडे को फहराना। क्या ध्वजारोहण और तिरंगे को फहराना, ध्वजा फहराना। अब इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्वजारोहण एक अलग चीज़ अलग बात है और तिरंगे को फहराना एक अलग बात है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने से के लिए हम समझते हैं पहले ध्वजारोहण को। ध्वजारोहण क्या होता है? ध्वजारोहण होता है जब जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाना, आरोहण, आरोहण मतलब आगे बढ़ना, आरोही क्रम मतलब आगे बढ़ना, नीचे से ऊपर जाना, यह होता है आरोहण। इसी को बोलते हैं ध्वजारोहण। 15 अगस्त को जब अपना देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश आज़ाद हुआ, तब उससे पहले अपने देश पर किसका शासन था? तो ब्रिटिश का शासन था, के ब्रिटेन का झंडा था। तो वो झंडा अपने देश के झंडे से ऊपर था। 15 अगस्त 1947 को उसको उतारा गया और अपना झंडा, अपने देश का झंडा नीचे से ऊपर ले जाया गया। क्या? नीचे से ऊपर ले जाया गया, इसीलिए इसी को क्या बोला गया? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर जाना ही ध्वजारोहण कहलाया। क्या? नीचे से ऊपर जाने को ही ध्वजारोहण कहलाया गया। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई? तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जो पहला पहला ध्वजारोहण कब हुआ? तो वो हुआ आपका 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को पहला ध्वजारोहण किया। किसने किया? तो वो किया देश के प्रधानमंत्री ने। किसने? देश के प्रधानमंत्री ने। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, ध्वजारोहण कौन करता है? तो देश का प्रधानमंत्री ही करता है। कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण करता है। अगर बात की जाए ध्वजा फहराने की, ध्वज झंडे को फहराने की, तो यह कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है देश का राष्ट्रपति। कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। और जो देश का राष्ट्रपति है, जो ध्वजारोहण होता है, वो हमेशा 15 अगस्त को होता है। जब 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 देश आज़ाद हुआ था, ध्वजारोहण में झंडा झंडा अंतिम पॉइंट से कुछ नीचे होता है, और अंतिम पॉइंट से कुछ नीचे होता है और है और जब प्रधानमंत्री उसको रस्सी के द्वारा खींचकर नीचे से ऊपर करते हैं, इसी को हम कहते हैं ध्वजारोहण। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, तो उसमें हमने अपने नियम को लागू किया था। इसी वजह से हमारा जो झंडा था वो एक शीर्ष पर था, उसी को वहाँ पर फहराया गया था। उसी को वहाँ पर फहराया गया था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसीलिए 26 जनवरी को हम ध्वजा ध्वजा फहराते हैं और 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? अब पूछा जाता है, हमें ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो पहला गणतंत्र दिवस था 1950 को, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन कौन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेहमान अपने अंतर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए हुए थे। कौन आए हुए थे? तो वो आए हुए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन? सुकर्णो। और पहले दूसरे दूसरे 1951 में हुआ, तो यहाँ पर आए थे नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम। कौन? त्रिभुवन वीर विक्रम। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये नहीं बनेगा कि कौन-कौन आए थे। अब तक 1950 से लेकर 2024 तक 2024 तक गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्या गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन दो किन 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 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश से कोई मेहमान गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं आया? तो वो 2 वर्ष आपको याद रखनी है। पहली है आपकी 1952 और दूसरी है आपकी 1953। क्या? दूसरी है आपकी
1953। अब ये चीज़ क्लियर हुई, अब वो बढ़ते हैं आगे। आपको एक चीज़ पता होगी, जो ध्वजा ध्वजा फहराया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पर फहराया जाता है? पहली चीज़, ध्वजारोहण किया जाता है हमेशा लाल किले पर, कहाँ पर? हमेशा लाल किले पर। लेकिन जब पहली बार ध्वजारोहण हुआ था, तब यार कहाँ हुआ था? तो इसको किया गया था प्रिंसेस प्रिंसेस पार्क। कहाँ पर? प्रिंसेस पार्क में इसका ध्वजारोहण किया था, जो आपका नई दिल्ली में है। क्या? नई दिल्ली में है। और किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। और जो आपका ध्वज फहराया जाता है 26 जनवरी 1950 को, इसको कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका नाम, कर्तव्य पथ का नाम 2022 से पहले क्या था? 2022 से पहले इसको राजपथ के नाम से जानते थे। दो और 1955 से पहले इसे किंग्सवे 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 के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्यों? जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई थी, तब उन्हीं को इस रास्ते के द्वारा लाया गया था। इसीलिए इसे किंग्सवे 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 भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 26 जनवरी को आयोजन में क्या-क्या होता है? तो जो 26 जनवरी का आयोजन होता है, इसको होस्ट करता है आपका रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। और इसमें परेड होती है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। क्या? राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। और ये जो आयोजन चलता है, कब तक चलता है? 26 जनवरी को भी चलता है, 27, 28 और 29। और 29 तारीख को आपको इस इस सेरेमनी का एंड कर दिया जाता है। क्या? इस सेरेमनी एंड होती है। उसके बाद आपकी दूसरी छोटी समिति है, सदन समिति, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। तीसरी है आपकी कार्य संबंधी समिति, के.एम. मुंशी। चौथी है संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जी.वी. मावलकर। पांचवी है आपकी वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे थे। और नागरिकता पर तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे एस बरदाचारी। कौन? एस बरदाचारी। और आपकी अंतिम भाषाई प्रांत आयोग की समिति की कब? एस के धर समिति। कौन? एस के धर समिति, जो आपकी बनी थी 17 जून 1948 को। ये फोटो देखिए और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझनी है। क्या समझनी है? पहले अपना झंडा इस तरीके का था, फिर इस तरीके का कब बना? अब पूछा जाए कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, इसको बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था पहली बार दो 1906 में इसको फहराया गया था। और इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था पिंगली वेंगई। किसने? पिंगली वेंकटियान। ठीक है? और अंतिम 1947 में यह फाइनली इस तरीके का बनकर तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं, ये चीज़ होगी। हाँ, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, भारतीय संविधान के मसौदे को भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? तो आप सभी को पता है पहली बार किसने तैयार किया था? तो वी.एन. राव ने। इन्होंने क्या कहा था? इसमें 243 अनुच्छेद होंगे, 13 अनुसूचियाँ होंगी। क्या 13 अनुसूचियाँ होंगी? लेकिन इसको इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको अप्रूवल नहीं मिला था, तो इसको इसलिए अलग रख दिया गया। किसने किया था? तो बी.एन. राव ने। यह एक कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। अब अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो कब प्रकाशित किया गया था? वो किया गया था आपका फरवरी 1948 को। कब? फरवरी 1948 को। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन के सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे और सरदार पटेल भी इसके अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन एन
गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यह दोनों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका सही जवाब होता है 1 और 3। क्या 1 और 3? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आप सभी को पता है 1 प्लस 6 कितने? 1 प्लस 6 कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो कुल 22 समितियां बनाई गई थी। 8 प्लस 14 क्या 8 प्लस 14? अगला प्रश्न है डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? टी टी कृष्णामाचारी को। किसको? टी कृष्णामाचारी को। संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था? तो आप सभी को पता है राजा क्या करता है? संघ बनाता है, राज्य की शक्तियों का बंटवारा करता है। तो प्रधानमंत्री कौन करता है? यह प्रधानमंत्री करता है। ये संचालन समिति कौन करता है? राजा। क्या? राजा। राजा तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन? अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी। संविधान में निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी पट्टाभी सीतारामैया। भारत की ध्वज संहिता कब आई थी? तो वो आई थी 26 जनवरी 2000 को। कब? 2002 को। डैश अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 1971। देश के राष्ट्रपति देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना, जिसमें से ध्वज, संविधान और गान शामिल है। देश के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम अपमान 1971। देखो ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए, बनाने के लिए। गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? आपको कहाँ पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ठीक है। ये थे आज के सारे प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।